तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज जैसा आप देख ही रहे हैं अपने सामने, हम MCQ मानी या सीरीज़ जो कि सिर्फ इस वक्त क्लास 9 साइंस के लिए हो रही है, उसमें बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को लेने जा रहे हैं। और ये देखिए, मैंने आपकी NCERT की बुक में से टेप रखा है, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के MCQs की, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार वीडियो है। मैं आपको फिर भी वो फीचर्स अभी यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ कि अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपको NCERT को फिर से रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी अभी CBSE का जो नया सर्कुलर आया है पीरियोडिक टेस्ट एंड UTs का, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके बजाय अगर आप NTSE जैसे किसी और ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी साबित होती है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ कि आपको अगर आंसर इसके अंदर फिल करना, वैसे आपको आंसर्स तो इसमें देने ही होंगे, तो मैं जैसे ही आपको क्वेश्चन इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा ना, वैसे ही मैं यहाँ पर ना आंसर आपको बता दूँगा, मैं आंसर टिक कर दूँगा। अगर आपको आंसर देना है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल्स। कौन सी महानस्ती ने सबसे पहले लिविंग सेल्स ढूंढे थे। अब यहाँ लिविंग लिखा है ना, कंफ्यूज मत होना। रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट हुक ने डेड ढूंढे थे। डेड सेल्स किसने ढूंढे थे? रॉबर्ट हुक ने। इसका सही आंसर है ल्यूवेनहॉक। अरे ये रॉबर्ट ब्राउन में क्यों क्लिक हो गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ना, ये है आपका ल्यूवेनहॉक। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। अब बाकियों का भी देख लेते हैं क्या क्या किया है। तो रॉबर्ट हुक ने, आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल्स ढूंढे थे। सबसे पहले सेल्स ढूंढे थे रॉबर्ट हुक ने, लेकिन डेड थे। और ल्यूवेनहॉक ने वाटर के अंदर सेल्स ढूंढे थे जो लिविंग सेल्स थे। और रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस ढूंढा था। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट की डिस्कवरीज क्या थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु एक्सपैंडेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने एक्सपैंड किया? इसका आंसर से पहले आप स्लाइडन और श्वान दे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका असली आंसर होगा वर्चो। ठीक है, स्लाइडन एंड श्वान ने सिर्फ ये थ्योरी बनाई थी, दे मेड द थ्योरी, बट इट वाज एक्सपैंडेड बाय वर्चो। और वर्चो ने क्या कहा था कि ऑल द सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट, इफ द आउटर मीडियम ऑफ सेल इज़ वेरी डाइल्यूट, सॉरी दोस्तों, अभी एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बुखार चल रहा है। ठीक है, अगर आउटर मीडियम ऑफ सेल वेरी डाइल्यूट यानी कि समझो जैसे हमारा सेल है और ये यहाँ पर हमने उसे किसी सॉल्यूशन में घुसाया है। अगर सेल के अंदर का जो वाटर का जो मीडियम है, अगर वो सेल के अंदर का जो वाटर है ना, वो अगर बाहर के वाले मीडियम में ना वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू द सेल, मतलब कि वो काफ़ी डाइल्यूट है, काफ़ी वो मतलब पानी से भरा है, तो सॉल्यूशन कौन सा हुआ? वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दोस्तों आपको पता है ना, अगर बाहर के सॉल्यूशन में ज़्यादा पानी होता है हमारे सेल के कंपैरिजन में, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है और इससे सेल के अंदर पानी आता है, जिससे हमारा सेल क्या हो जाता है, मोटा सा हो जाता है, मोटा तगड़ा भैंस। लेकिन अगर बाहर के सॉल्यूशन में कम पानी हो, थोड़ा मतलब बाहर का सॉल्यूशन थोड़ा कंसनट्रेटेड हो और सेल में बहुत ज़्यादा पानी हो, तो हमारा सेल पानी छोड़ता है बाहर की तरफ। ठीक है, जिससे बाहर की वॉल्यूम पर अब असर पड़ता है, लेकिन इसी वजह से क्या होता है, हमारा सेल थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। आइसोटोनिक क्या होता है, जब दोनों में एग्जैक्टली सेम पानी हो। अब पूरा सेम तो हो नहीं सकता ना, एग्जैक्टली जब सेम पानी हो तो। और ऑस्मोसिस यही प्रोसेस को कहते हैं, जब हमारा पानी बाहर जाता है, पानी अंदर आता है। ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम यानी कि जब तक दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो जाती। तो जो आपकी ऑस्मोसिस की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि ऑस्मोसिस इज़ द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसनट्रेशन थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू रीजन ऑफ लो वाटर कंसनट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा इज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर क्या होता है, उसका उस प्रोसेस का नाम होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोटिक यानी यहाँ पर लिख दिया हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वैसे उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं, लास्ट में ऐसा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट कैन वी यूज टू स्टे न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब ये आया कंफ्यूजिंग। अरे ठीक है, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग वाला है थोड़ा। सेल के न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? कार्बोनेट सॉल्यूशन नहीं, मेथिलीन आयोडाइड सॉल्यूशन, सैफ्रन इन ब्लू सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है दोस्तों नन ऑफ दीज।
सैफरन इन ब्लू सोल्यूशन कुछ नहीं होता, और ना ही मैथिलीन आयोडाइड सोल्यूशन होता है। हम कौन कौन से 3 से कर सकते हैं? सबसे पहला है आपका आयोडीन सोल्यूशन, दूसरा है आपका सिर्फ सैफरन इन सोल्यूशन, ठीक है, सैफरेनिन, और तीसरा है आपका मैथिलीन, जो मैथिलीन यहाँ लिखा है, और फिर ब्लू, मैथिलीन ब्लू सोल्यूशन, ठीक है। इन 3 चीज़ों का यूज़ करके हम न्यूक्लियस को स्टेन कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फैट्स एंड प्रोटीन्स। बुक के अंदर लिखा हुआ है लिपिड्स, लेकिन लिपिड्स और फैट्स आर सेम थिंग्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है हु प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट्स, प्लांट्स को रिजिडिटी यानी कि वो जो कहते नहीं स्ट्रेंथ, वो कौन प्रोवाइड करते हैं? इसका सही आंसर है वैक्यूल, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। डबल लेयरिंग कवरिंग इन न्यूक्लियस इज, तो डबल लेयर की जो कवरिंग होती है न्यूक्लियस में वो क्या होती है? वो होती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो अब एक बार तो ये जो न्यूक्लियस है ना अकेले पूरे सेल की तरह है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और फिर ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ना एकदम सीटोप्लाज्म जैसा हो गया, बीच बीच में न्यूक्लियोलस होता है यहाँ पर वैसे एक, तो जो ये न्यूक्लियोलस हो गए ना, ये न्यूक्लियस के अंदर, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वैसे ये न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। और जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ये कुछ भी नहीं होता, वही जो थोड़ा 3D सा बनाया था सेल को। ये क्या है? अच्छा, राइट फुल फॉर्म्स ऑफ DNA, RNA एंड ATP इन कमेंट्स। DNA, RNA और ATP के जो फुल फॉर्म्स हैं वो कमेंट्स में लिख दिया, ठीक है। वीडियो पॉज करके फटाफट से लिखिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। DNA इज डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। देखो जो DNA की फुल फॉर्म होती है ना वो होती है DNA की होती है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये होता है फंक्शनल सेगमेंट, ठीक है। फंक्शनल सेगमेंट नहीं होता ये पाए जाते हैं कहाँ पर? क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? DNA और प्रोटीन से। इसके फंक्शनल सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? जीन्स। नेक्स्ट आते हैं RNA, तो RNA होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड, और नाम से ही पता लग रहा है ये राइबोसोम्स में होता है। और ATP होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये किसके अंदर और ये होता है ATP जो होता है उसे कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, नोट दैट। अब देखो मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। आपकी बुक के अंदर ना जहाँ पर ये जो ATP की फुल फॉर्म दे रखी है ना एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वहाँ पर पता है फॉस्फेट दे रखा है, ठीक है। 2 सेकेंड्स में भी आपको पेज नंबर भी बता ही देता हूँ। 65 पेज पे फॉस्फेट दे रखा है, ठीक है। ध्यान से एक बार देखना, फॉस्फेट है, ठीक है, फॉस्फेट होना चाहिए। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस, तो इसका सही आंसर होगा का क्रोमैटिन मटेरियल्स। क्रोमोसोम्स नहीं होगा, वो रॉड शेप्ड होते हैं। मेरा भी एग्जाम में आया था, मेरा 1 नंबर इसी के अंदर ही कट गया था, मैंने क्रोमोसोम्स कर दिया था क्रोमैटिन। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय, ठीक है, यहाँ प्रोकैरियोट्स लिखा है। प्रोकैरियोट्स फोटोसिंथेसिस क्या किससे परफॉर्म करते हैं? इसका सही आंसर होगा मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से नहीं करते। नेक्स्ट है नेम द न्यूट्रिएंट्स फॉर्म्ड बाय RER एंड SER रिस्पेक्टिवली, यानी कि RER से जो बनता है ना वो सबसे पहले बताऊं, और SER से जो बनता है वो सबसे बाद में। इसका सही आंसर होगा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किसे कहते हैं? अब देखो जो RER और SER जो पूरा प्रोटीन और आपका लिपिड्स यानी फैट्स बनाते हैं ना, ये ना थोड़ा सा तो ये खुद यूज़ करते हैं, बाकी सारा ना ये उसकी फॉर्मेशन में, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में चला जाता है, और इसी कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Who manufactures the digestive enzymes of lysosomes? ये आपको नहीं पता होगा, इसका सही आंसर है RER, ठीक है, ये वैसे लिखा हुआ है। अच्छा RER SER क्या होता है? RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जो RER को रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ना राइबोसोम्स होते हैं, और ये राइबोसोम्स का क्या काम होता है? प्रोटीन्स बनाना, ठीक है। और जो SER होते हैं इनका काम होता है लिपिड्स बनाना, और एक और काम करते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, इनके अंदर ना हमारे लंग्स के अंदर कई सारे ड्रग्स को या पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करने में अच्छे से हेल्प करते हैं SER। नेम 2 ऑर्गेनेल्स हैविंग देयर ओन DNA एंड प्रोटीन। दम है तो कमेंट करो दोस्त, ठीक है, कमेंट करना इसका, लेकिन भाई कमेंट करना, वैसे मैं फिर भी नहीं भाई कमेंट करना। मायोसिस इज कैरिड इन, मायोसिस किस में कैरी ऑन होता है? हैप्लॉइड सेल्स, डाइप्लॉइड सेल्स, क्रोमोसोम्स या टिश्यूज़? 100% नहीं आता। हैप्लॉइड डाइप्लॉइड तो कुछ आइडिया ही नहीं है, तो हाँ हैप्लॉइड डाइप्लॉइड आपका इसमें भी नहीं है। देखो इतना पता है कि मायोसिस जो होता है ना थोड़ा रिप्रोडक्टिव टाइप का हो गया,
और देखो हैप्लॉइड सेल्स के अंदर होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स वो सेल्स होते हैं जो मतलब रिप्रोडक्शन से बने होते हैं, जैसे हमारा जायगोट हो गया, और डाइप्लॉइड सेल्स वही नॉर्मल टाइप के सेल्स होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा हैप्लॉइड सेल्स। तो ये आई थिंक आपका लास्ट। हाँ, थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स फॉर अटेम्प्टिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वी आर ऑब्लिगेटेड टू यू एज यू गेव योर प्रीशियस टाइम टू दिस चैनल। प्लीज़ कमेंट फॉर नेक्स्ट MCQ वीडियो फॉर विच चैप्टर। हम नेक्स्ट MCQ वीडियो कौन से चैप्टर के लिए बनाए ये बताना आप भी का ही काम है दोस्तों। सीखो दिल से हमारी टैगलाइन। दोस्तों आपका हमें अपना बहुत क्या कह सकते हैं यार, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम।